एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी की थ्योरी चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर है भाई, गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, बहुत बार प्रश्न यहाँ से बने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो ये गुप्ता डायनेस्टी क्या है इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से जो शासक थे उन्होंने शासन किया है गुप्ता डायनेस्टी पे, और क्या क्या इनकी कल्चर थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे। काफी शॉर्ट जो है चैप्टर रहने वाला, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, यूजफुल होने वाला आप सभी लोगों के लिए जिनके पास भी एसएसटी है पेपर 2 के लिए। और नोट्स वगैरह अगर आप परचेस करना चाहते हो तो भाई टेलीग्राम पर आप पहुंच सकते हो। टेलीग्राम का ये लिंक है शिक्षा फॉर नौकरी, यहाँ जाओगे आप पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। नोट्स के जो लिंक है वो मिल जाएंगे। ये जितने भी नोट्स है सब मैं वहाँ अपलोड कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है भाई। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में समझेंगे कि भाई गुप्ता डायनेस्टी जो साम्राज्य था उसका उदय कब हुआ, कौन कौन से राजवंश इसमें आए थे, गुप्त राजवंश के महत्वपूर्ण कौन कौन शासक थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मौर्य समाज के पतन के बाद में जो शासन आया था उसके बाद जो है कौन सा शासन था। मौर्य शासन के पतन के बाद में गुप्ता शासन ही आया था भाई हमारा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे हुआ था देखो। उत्तर में कुषाण और दक्षिण में सातवाहन शासकों के पास सत्ता थी। गुप्ता साम्राज्य ने प्रयोग में अपनी शक्ति के केंद्र को रखते हुए उत्तर में कुषाण को प्रतिस्थापित किया और एक शताब्दी कितना 335 से लेकर 455 ईस्वी से अधिक समय तक राजनीतिक एकता को अखंड बनाए रखा गुप्ता एम्पायर ने। बात क्लियर हो गई भाई। ये गुप्ता एम्पायर का एक महत्वपूर्ण चीज थी कि इन्होंने क्या किया, 335 से 455 तक से अधिक समय तक एक राजनीतिक एकता और भारत में अखंडता को बनाए रखा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये लोग आए थे। उत्तर में कुषाण और दक्षिण में सातवाहन शासकों के पास पहले क्या थी भाई, सत्ता थी। तो गुप्ता साम्राज्य ने क्या किया भाई, प्रयाग में अपनी शक्ति के केंद्र को रखते हुए उत्तर में कुषाण को प्रतिस्थापित किया था भाई। उत्तर में किसकी शासन चल रहा था भाई उस समय पर, कुषाण वंश का शासन चल रहा था। उनके साथ में फाइट करके उनको प्रतिस्थापित करने का काम किसने किया था, गुप्ता साम्राज्य ने किया था। तो गुप्ता राजवंश की स्थापना श्री गुप्ता ने की थी। इंपॉर्टेंट होता है भाई, कई बार पूछा जाता है कि गुप्ता वंश की स्थापना किसने करी थी, तो श्री गुप्ता ने गुप्ता वंश की स्थापना की थी। गुप्ता शासकों की शक्ति घोड़ों के प्रयोग और उपजाऊ भूमि से धन लाभ और प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर क्षेत्र में निहित थी। तो भाई इनकी शक्ति का और इनका धन कमाने का मुख्य सोर्स क्या था भाई, इनका जो धन लाभ होता था वो उपजाऊ भूमि से होता था, और दूसरे जो यातायात के लिए और दूसरे साथियों के लिए ये अपना क्या इस्तेमाल करते थे, शक्तिशाली घोड़ों का प्रयोग करते थे। तो गुप्ता वंश की स्थापना श्री गुप्ता ने की थी। मौर्य समाज के पतन के बाद आए थे। उत्तर में जो कुषाण थे उनको इन्होंने प्रतिस्थापित किया था, यानी कि उनको हटाकर इन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था। कब से बात हो रही है भाई यहाँ पर, 335 से लेकर 455 ईस्वी तक इन्होंने काफी लंबा एक राजनीतिक एकता और अखंडता को बनाए रखा। अब देखते हैं भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे। पहले आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम कब आए थे, 19 में आए थे, और इनका शासनकाल कब तक चला था भाई, 13 से। गुप्त राजवंश के महत्वपूर्ण शासन को देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है 1319 से 334 ईस्वी के बीच में कौन आए थे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे। इनको जो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की गई थी। लक्ष्मी की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, चंद्रगुप्त के राजवंश में जो महत्वपूर्ण राजवंश था उसकी बात की जा रही है, जो थे चंद्रगुप्त प्रथम। उनका जो कार्यकाल था वो 319 से लेकर 334 ईस्वी तक का था। 319 से 320वीं ईस्वी में गुप्त काल की क्या हुई थी भाई, इसी टाइम में ही गुप्त काल की क्या हुई थी, शुरुआत हो गई थी भाई। क्लियर हो गई। जो चंद्रगुप्त प्रथम आए थे वो कब से स्टार्ट हो गया था भाई, 313 से लेकर 320 में, इस जो ईयर में था जो गुप्त वंश की और गुप्त काल की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद असली सोने के सिक्के या दिनार जो है इस काल में जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इनके ही कार्यकाल में जारी कर दिए गए थे कुछ। अब आते हैं दूसरे शासक जो थे समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त का कार्यकाल कब था भाई, 334 तक तो भाई चंद्रगुप्त तक रहा है, और चंद्रगुप्त के बाद किसके बाद आ गया,
335 से लेकर 380 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहा है? समुद्रगुप्त का रहा है। काफी इंपॉर्टेंट ये शासक रहे। इन्होंने हिंसा युद्ध की नीति अपनाई, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ? इन्होंने विस्तार किया। किस भाई, विस्तार कभी भी किसी भी शासन का होता था तो वो युद्ध के माध्यम से होता था। दूसरे जितने भी शासक होते थे उनको पराजित करके उनके जितना भी वंश होता था और जितना भी उनके अंडर एरिया आता था उसको कब्जा लिया जाता था। तो इन्होंने ये काम बखूबी से किया समुद्रगुप्त ने। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद शिलालेख में इसके सैन्य अभियानों का व्यापक उल्लेख किया है। भाई कौन थे इनके दरबारी कवि? समुद्रगुप्त की बात की जाए तो हरिशेन ने किया था। इलाहाबाद में शिलालेख लिखे गए हैं जिसमें सैन्य अभियानों का व्यापक उल्लेख किया गया है। वह दक्षिण में कांची तक गए हैं जिस पर पल्लवों का शासक था। ठीक है, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनवाने की आज्ञा लेने हेतु एक धर्म प्रचारक को भेजा था। कब, कौन से काल की बात हो रही है ये सब? जब समुद्रगुप्त जो है जिस समय पर शासन कर रहे थे उसकी बात हो रही है। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है भाई? नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया भाई इंपॉर्टेंट पार्ट। केवल पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वही पॉइंट आप लोगों के सामने लाकर रख दिए। चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाते हैं अब 380 के बाद 1412 तक। कौन राज्य करते हैं भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहले कौन आए थे? सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, फिर समुद्रगुप्त आ गए, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ गए। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने मालवा और गुजरात पर विजय हासिल की, जिससे उसे समुद्र तक पहुंच हासिल हुई, जिससे व्यापार और वाणिज्य संपर्क स्थापित हुआ। इन्होंने उज्जैन में अपनी दूसरी राजधानी का निर्माण किया। दूसरी राजधानी इन्होंने उज्जैन में बनाई। इनका दरबार कालिदास और अमीर जो अमर सिम्हा जैसे नवरत्नों से सुशोभित था। कालिदास और अमर सिम्हा जैसे नवरत्नों से सुशोभित था इनका दरबार। इनके कारनामे जो है कुतुब मीनार में लोह के स्तंभ पर उत्कीर्ण किए हुए हैं। कुतुब मीनार पर आप जाओगे तो वहां लोह स्तंभ देखने के लिए मिलता है। तो इनके बारे में काफी कुछ उस पर उत्कीर्ण किया गया है, जो लोहे का स्तंभ है वहां पे। चीनी यात्री फाइयान 399 से 1414 ईस्वी में इस शासन काल में भारत की यात्रा की थी। अब ये पूछा जाता है कई बार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। ये हो गया अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो चीनी यात्री थे ह्वेन सान एंड फाइयान जो है किसके कार्यकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, गुप्त काल में जो जीवन था वो किस तरीके का था? क्या क्या चीजें अपनाई जाती थी जब गुप्त वंश चल रहा था? तो इनकी प्रशासनिक प्रणाली कैसी होती है उस पर थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, इसमें प्रशासन छोटे प्रांतों पर शासन करने वाले जागीरदारों के साथ बहुत ही विकेंद्रित था, यानी कि ये जुड़े हुए नहीं थे। जितने भी जमींदार थे छोटे छोटे उससे जुड़े हुए नहीं थे। लोक और आपराधिक कानून बहुत सीमित थे। कुमार अमात्य बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था, लेकिन गुप्त के पास मौर्य जैसी विस्तृत या फिर अफसरशाही व्यवस्था नहीं थी। ये कार्यालय भी बाद में प्रगति में वंशानुगत बनाए गए थे। पुरोहित को धन अनुदान और प्रशासनिक छूट देने की भी प्रथा थी। तो भाई ये क्या था? प्रशासनिक प्रणाली थी उस समय की जब गुप्त काल पे जीवन चलता था। अब बात करते हैं व्यापार और कृषि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चलन था गुप्त राजवंश में। तो गुप्त शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, जिन्हें दिनार भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। रोमनों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में कमी आई, जिससे दिनारों में स्वर्ण की मात्रा में क्या हो गई? कमी हो गई। व्यापार कम हो गया तो भाई स्वर्ण अपने आप ही कम हो जाएगा। पुरोहितों को दान में दी गई भूमि को कृषि के अधीन जो लाया गया। जो इन्होंने पुरोहित होते थे उनको जो दान में दी गई भूमि थी, तो बाद में उसी का इस्तेमाल इन्होंने किस में किया? कृषि में लाकर इन्होंने व्यापार को अपने आगे बढ़ाया। आगे पॉइंट बढ़ते हैं भाई, सामाजिक बदलाव क्या क्या था उस समय पर। गुप्त काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है काफी अच्छा था, काफी बढ़िया ब्राह्मण जो है वर्ग था उस समय। हूणों को भी राजपूतों को 36वें वंश के रूप में पहचाना गया था। शूद्रों की स्थिति में सुधार आया, क्योंकि रामायण महाभारत और पुराणों को सुनने की अनुमति दी गई थी। इस कार्यकाल में छुआछूत और चांडालों की संख्या में क्या हुई थी भाई? वृद्धि हुई थी। इस प्रकार की जो प्रथाएं थी उसमें वृद्धि हुई थी। महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ था? सुधार हुआ था। उन्हें रामायण महाभारत सुनने और भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने की अनुमति दी गई थी। किसकी बात हो रही है? जो गुप्त वंश चल रहा था उसके अंतर्गत जो समाज की स्थिति होती, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आता है भाई, बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी भाई गुप्त काल में। तो बौद्ध धर्म को गुप्त काल में शाही संरक्षण प्राप्त नहीं था, तो लेकिन स्तूप और विहार बनाए गए थे और नालंदा बौद्ध धर्म अध्ययन का केंद्र बन गया था इस समय तक। पॉइंट नंबर 5 आता है भाई, भगवतवाद का उदय और विकास। विष्णु और नारायण पूजा को भगवान या वैष्णव धर्म में मिलाया गया था इस कार्यकाल में। यह भक्ति, प्रेम, पूजा और अहिंसा से प्रेरित थी।
नेक्स्ट पॉइंट, भगवत गीता, विष्णु पुराण और विष्णु स्मृति के धर्म शिक्षिकाओं का जिक्र मिलता है। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषता थी। गुप्त शासकों ने सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाया था। अब देखते हैं भाई कला, कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब भी कोई वंश जो है शासक करता है तो कला में क्या क्या इन लोगों ने कार्य किए हैं उसको और देख लेते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, तो देख लो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गया, प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं। कल जो इनकी कला थी वो धर्म से प्रेरित थी। चट्टान काटकर बनाई गई थी गुफाएं, अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं जो है आपको पता है गुप्त वंश में ही देखने के लिए मिलती हैं। संरचनात्मक मंदिर जैसे देवगढ़ का शतावीर मंदिर, श्रीपुर का लक्ष्मण मंदिर, ईरान का विष्णु और वराह मंदिर, तो ये सारे के सारे जितने भी संरचनात्मक मंदिर थे उसका निर्माण जो है गुप्त वंश में ही कराया गया था। तो स्तूप जो था सारनाथ का धामेक स्तूप, उड़ीसा का रत्नागिरी मंदिर, सिंध में मीरपुर खास का इस काल में जो है विशेष रूप से क्या हुआ था भाई, विकास हुआ था। चित्रकारी के बारे में बात करें तो यहाँ पर अजंता और बाघ की गुफाओं में जो चित्रकारी करी गई है वो गुप्त वंश में की गई है। मूर्ति कला में काफी ज्यादा योगदान आया है उस समय के काल से, कि जितने भी मूर्ति काल थी, जो सारनाथ हुआ, मथुराबाद हुआ, और इस काल के दौरान जितने भी बौद्ध की महायान शाखा और मूर्ति पूजा के विकास में मदद मिली है। विष्णु, शिव और अन्य कुछ हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी पाए जाते हैं जो हमारा गुप्त वंश था। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं साहित्य के बारे में। तो साहित्य के बारे में अभी मैंने ऊपर भी बता दिया है कि धर्म, रामायण, महाभारत और वायु पुराण आदि लिखे गए थे। दिगनाना और बुद्ध द्वेष इसी काल में लिखे गए विशेष बौद्ध साहित्य थे। तो इंपॉर्टेंट हो गया गुप्त काल में कौन से, दिगनाना और बुद्ध घोष, ये दो जो है ग्रंथ विशेष रूप से बुद्ध साहित्य हैं और ये इसी वंश में लिखे गए थे। कौन से काल में भाई, गुप्त काल में लिखे गए थे। अब देखते हैं भाई क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष, इसमें क्या था भाई, कालिदास द्वारा, तो भाई इस काल के कुछ धर्मनिरपेक्ष होती है, कुछ रचनाएं जो हुई हैं उनके ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। जो गुप्त काल में कुछ रचनाएं प्रमुख रूप से लिखी गई हैं, जैसे सुद्राग द्वारा मरीचिका का जो निर्माण किया गया था वो इसी काल में किया गया था। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र, ठीक है, वात्सायन द्वारा कामसूत्र। दूसरा बात करें अगर हम यहाँ पर विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई। जो रचनाएं थी वो इसमें कालिदास द्वारा जो ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव आदि कविताओं की रचना की गई थी। तो ये थी इंपॉर्टेंट रचनाएं, यहाँ से प्रश्न आपका आ जाता है। अब बात करें अगर कौन कौन से वैज्ञानिक थे, जैसे आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत, रोम का सिद्धांत भास्कर द्वारा महाभास्कर्य और लघु भास्कर्य, ब्राह्मीण द्वारा पंच सिद्धांत, वरिहात जातक, वरिहात संहिता, ये सारी चीजें का रचनाएं की गई थी। अब देखते हैं साम्राज्य का पतन कैसा हुआ। तो जो हमारा गुप्त वंश था उसके पतन के क्या क्या मुख्य पॉइंट है उन पर जो है प्रकाश डालते हैं। जो स्कंदगुप्त के शासन काल में हूणों ने आक्रमण किया और उन्होंने उत्तराधिकारियों ने शासन को बहुत कमजोर कर दिया। उनके जो उत्तराधिकारी थे हूणों ने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। किसका राज काल चल रहा था उस समय, स्कंदगुप्त का चल रहा था। नेक्स्ट जो बात करते हैं, जहांगीरों द्वारा राज्यपाल के स्वतंत्र होने से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। पश्चिमी भारत में पराजय ने इनके आर्थिक रूप से इन लोगों को तोड़ दिया था। क्लियर हो गई बात। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे पता चलता है कि साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था। स्कंदगुप्त के कार्यकाल में जो हूणों ने आक्रमण किया था उसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति जो है पश्चिम में जो है कमजोर होती जा रही थी, इसकी वजह से साम्राज्य का पतन हुआ था। तो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे जो है मैंने सारा इसको इंग्लिश में दे रखा है, तो ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो क्या आज हमने देखा कि भाई गुप्ता काल जो है हमारा कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था। दूसरा, गुप्त वंश में जो इंपॉर्टेंट शासक थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो गुप्त वंश की क्या क्या अर्थव्यवस्थाएं थी, कैसा उस समय शासन था और किस प्रकार से साम्राज्य का पतन हुआ, क्या क्या ग्रंथ लिखे गए हैं और क्या क्या कला थी, वास्तुकला क्या थी, धर्मनिरपेक्षता क्या थी, वो उन सब चीजों के ऊपर पॉइंट वाइज मैंने प्रकाश डाला। आई होप आप लोगों को एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी जहां से आप थोड़ी सी अपनी समझ को बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जाओ, पिन कमेंट में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, नोट्स बाय कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में आप लोगों को पॉइंट्स दिए, काफी लेकिन हेल्पफुल रहेंगे। मिलेंगे आपसे एक और नए लाइव सेशन में। लाइव सेशन चलता है हमारा डेली रात को 8 PM पर, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।